नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं भूगोल, भारत का भूगोल। उसमें हम लेक्चर नंबर 9 में पहुंच गए हैं। लेक्चर नंबर 9 के पार्ट 1 में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। हिमालय की नदियां पढ़ रहे थे, जिनमें हम सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ने वाले, जिसमें हमने पार्ट 1 में पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र। आज के लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र को। दोस्तों, मैं आपको मैप और डायग्राम की सहायता से गंगा नदी तंत्र को इस प्रकार से याद कराने वाला हूं कि एक बार याद होने के बाद में आप जीवन भर इस गंगा नदी तंत्र को नहीं भूलने वाले। इसी प्रकार मैंने सिंधु नदी तंत्र को भी याद कराया, आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। इसके बाद में हम ब्रह्मपुत्र नदी को कवर करेंगे, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम गंगा नदी तंत्र को। दोस्तों, गंगा नदी तंत्र यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो गंगा नदी है वो गंगा नदी शुरू से गंगा नदी नहीं रहती है। आपने नाम सुना होगा प्रयागराज, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर बहुत सारी नदियों के संगम के बाद जब यमुना नदी प्रयागराज में उन नदियों से मिलती हैं, तब जाके वह गंगा बनती है। अब हम देखेंगे कि वो बहुत सारी नदियाँ कहाँ से निकलती है, किन ग्लेशियर से निकलती है, और उनका जो सफ़र रहता है वो प्रयागराज तक किस प्रकार रहता है। तो हम इसको मेमोरी ट्रिक की सहायता से इस प्रकार समझेंगे कि आपको इसके बाद में दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये आपके पास एक डायग्राम है। मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से याद रखनी। आपको कुछ लिरिक्स याद रखने पड़ेंगे, यानी कि एक स्टोरी याद रखनी पड़ेगी। वो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी है, सकाम विधा विष्णु का अलक नंद है, लेकिन पीपी से कर्ण रुद्र हुए, परंतु फिर मंद अलक भाग्य से देव मिले। ये एक कहानी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। सकाम विधा विष्णु का अलक नंद है, लेकिन पीपी से कर्ण रुद्र हुए, परंतु फिर मंद अलक भाग्य से देव मिले। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सकाम का मतलब यहाँ पे देखिए, स से हो जाएगा सतोपंथ, ये एक ग्लेशियर है, और काम से हो जाएगा कामेत, ये भी ग्लेशियर। इसके बाद में अगला हमारा जो वर्ड है वो है विधा। वी से हो जाएगा विष्णु गंगा, और धा से हो जाएगा धौली गंगा। यानी कि जो सतोपंथ है वहाँ से विष्णु गंगा निकलती है, और जो कामेत हैं वहाँ से धौली गंगा निकलती। इसके बाद में अगला वर्ड है हमारा विष्णु। विष्णु का मतलब हो जाएगा यहाँ पे विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। यानी कि जो विष्णु गंगा और धौली गंगा है वो आपस में विष्णु प्रयाग में मिलती है। इसके बाद में अगला हमारा शब्द है अलक। जो ग्रीन वाले हैं उन्हीं से हमारा मतलब निकलेगा। अलक है, उस अलक से हो जाएगा अलक नंदा, अलक नंदा। यानी कि विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलकर अलक नंदा हो जाती है विष्णु प्रयाग में। इसके बाद में आगे हमारा वर्ड है नंद। यानी कि ये नंद प्रयाग में जो नंदा देवी से नंदाग्नि नदी नंद प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद में ये आगे चलती है। अगला हमारा वर्ड है लेकिन पीपी। पीपी से हो जाएगा, पी से हो जाएगा पिंडारी। यानी पिंडारी क्या है, एक ग्लेशियर है। उस पिंडारी ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है, और फिर आगे हमारा कर्ण है, कर्ण रुद्र। तो कर्ण से कर्ण प्रयाग में, यानी कि अलकनंदा के अंदर जो पिंडार नदी है वो कर्ण प्रयाग में मिलती है। इसके बाद में है रुद्र। रुद्र से हो जाएगा रुद्र प्रयाग। उस रुद्र प्रयाग में रुद्र हुए, परंतु फिर मंद से मंदाकिनी हो जाएगा। यानी कि चोरीबारी एक ग्लेशियर है, उस चोरीबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलकर रुद्र प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इसके बाद में अगला वर्ड है हमारा भाग्य। भाग्य अलग से हो गया अलकनंदा, यानी कि अलकनंदा हो जाती है, यानी मंदाकिनी उसमें रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। इसके बाद में जो भागीरथी है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, वो भागीरथी आके अलकनंदा में मिल जाती है देव से देवप्रयाग हो जाएगा। इसके बाद में ये प्रयागराज में जब यमुना इससे मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। तो इस प्रकार गंगा नदी का ये सफ़र है। यानी कि बहुत सारी नदियाँ आपस में कहाँ कौन से प्रयाग में मिलती हैं, ये मैंने आपको इस स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
इसके बाद में हम पूरा गंगा नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं, किस तरफ से मिलती हैं, बिल्कुल मेमोरी ट्रिक की सहायता से। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। सबसे पहले ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आप देखिए गंगा नदी तंत्र को। देखिए दोस्तों, ये है गंगा नदी का बायां तट और ये है गंगा नदी का दायां तट। सबसे पहले गंगा के बाएं तट की बात करें तो हम मेमोरी ट्रिक की सहायता से ये बताते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ गंगा के बाएं तट से मिलती हैं, यानी गंगा के अंदर कौन कौन सी नदियाँ बाएं तट से आकर मिलती हैं। तो वो नदियाँ हैं, राम ने गोमती को घाघरा गंग कोस का दिया। ये एक मेमोरी ट्रिक है, एक मेमोरी ट्रिक है। राम ने गोमती को घाघरा गंग कोस का दिया। तो यहाँ पर राम से हो जाएगा रामगंगा, गोमती से हो जाएगा गोमती, घाघरा से हो जाएगा घाघरा, गंग से हो जाएगा गंडक और कोस से हो जाएगा कोसी। तो ये 5 नदियाँ हैं जो गंगा में बाएं तट से आकर मिलती हैं। इसके बाद में हम गंगा के दाएं तट की बात करते हैं तो उसको हम याद रखेंगे, CS से बीटेक कर TCS में जॉब लगी या जॉब लगा। CS का मतलब कंप्यूटर साइंस से, बीटेक फिर कर TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्राइवेट कंपनी है TCS, तो उसमें जॉब लगी। तो आपके जो ग्रीन वर्ड्स हैं उन्हीं से ट्रिक बनेगी कि CS से बीटेक कर TCS में जॉब लगा। तो यहाँ पे CS से क्या बनेगा, चंबल और सिंध। CS से बनेगा C से चंबल और S से सिंध। फिर इसके बाद में बीटेक में B से बनेगा बेतवा, कर से यानी कर में जो K है उससे बनेगा केन, और TCS में TC से बनेगा टोन्स और S से बनेगा सोन। तो ये 6 नदियाँ गंगा के दाएं तट से आकर गंगा में मिलती हैं। गंगा के बाएं तट से हमने देखी 5 नदियाँ थी, गंगा के दाएं तट से हमने देखा ये 6 नदियाँ हैं। और मैंने आपको मेमोरी ट्रिक की सहायता से बताया है कि किस प्रकार से इनको याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि इस मेमोरी ट्रिक की सहायता से आप इस गंगा नदी तंत्र के अंदर जितनी भी नदियाँ गंगा के बाएं तट और दाएं तट से जो मिलती हैं उनको अच्छे से याद रख पाएंगे। इसके बाद में हम कुछ तथ्यों की बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। दोस्तों, जो गंगा नदी है उसकी भारत में लंबाई है 2071 किलोमीटर। भारत का मतलब ये भारत और बांग्लादेश 2 देशों में बहती है, तो इसकी जो लंबाई है भारत में वो है 2071 किलोमीटर और भारत और बांग्लादेश में बहती है। भारत की बात करें तो गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर बहती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर बहती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है। तो 5 राज्य आपको याद रखने हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब इसमें भी देखिए सबसे ज़्यादा जो इसकी लंबाई है भारत में किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई है झारखंड राज्य में। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी तंत्र आपस में मिल जाती हैं तो एक डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है, सुंदरवन डेल्टा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। आई होप कि आपको ये गंगा नदी तंत्र समझ में आया होगा। अब हम गंगा नदी की जितनी भी नदियां हैं उनकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गंगा के दाएं तट की जो नदियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना नदी की। सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना नदी की। देखिए दोस्तों, जो यमुना नदी है वो सबसे पहले आप देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना है उसका प्राचीन नाम है कालिंदी, यानी कि प्राचीन समय में जो यमुना नदी है उसको कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में कि जो यमुना नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है, कालिंदी नदी। और ये जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड में बंदरपूंछ एक ग्लेशियर है, ये बंदरपूंछ चोटी जो कि एक ग्लेशियर है पर स्थित यमुनोत्री हिमालय बंदरपूंछ एक चोटी है, वहाँ पर एक जो
ग्लेशियर है यानी कि जो हिमानी है वो है यमुनोत्री, वहाँ से इसका उद्गम होता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमालय ग्लेशियर से होता है। इसके बाद में ये 3 राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों से प्रवाहित होती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से प्रवाहित होती है। और उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज के अंदर गंगा नदी में मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा नदी में इसका मिलान हो जाता है। तो ये यमुना नदी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं चंबल नदी की। देखिए दोस्तों, जो चंबल नदी है, सबसे पहले तो इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर और चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर के महू क्षेत्र में स्थित जानापाव पर्वत से उद्गम होता है। इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के इंदौर के महू क्षेत्र में एक जानापाव पर्वत हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसके बाद में ये 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है और इसके बाद में ये यमुना नदी में मिल जाती है। डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती है, ये यमुना नदी में मिलती है। तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके बाद में देखिए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से इसका मिलान हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगली नदी है हमारी केन नदी। अगली नदी कौन सी है? केन नदी। सबसे पहले देखिए केन नदी का उद्गम है विंध्याचल पर्वत से। ये मैंने आपको बताया है कि जो विंध्याचल पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है। जो हमारा इससे पहले जो लेक्चर आया था उसमें मैंने बताया था कि विंध्याचल पर्वत कहाँ पे स्थित है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कटनी मध्य प्रदेश से प्रारंभ होती है। इसके बाद में ये बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। केन यमुना नदी की अंतिम उपनदी है, यानी कि जो अंतिम मिलने वाली नदी है यमुना में वो है केन नदी। चलिए दोस्तों, इसके बाद में अगली नदी है बेतवा नदी। कौन सी नदी है? बेतवा नदी। ये मध्य प्रदेश के भोपाल से इसका उद्गम होता है और ये बौद्ध स्मारकों के लिए प्रसिद्ध सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। जो सांची है ना, सांची स्तूप जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध स्मारक स्थल है, वो इस बेतवा नदी के किनारे ही स्थित है। वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, सांची। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि जो बौद्ध स्थल है सांची, वो कौन सी नदी के किनारे है? तो वो है बेतवा नदी के किनारे। और वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है मध्य प्रदेश में। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से यमुना नदी में इसका मिलान हो जाता है। चलिए दोस्तों, गंगा के दाएं तट की जो है अंतिम नदी वो है सोन नदी। सोन नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पठार से। फिर इसके बाद में ये बिहार में स्थित आरा के निकट गंगा में इसका मिलान हो जाता है। सोन नदी का मिलान बिहार में आरा के निकट गंगा में मिलान हो जाता है। सोन नदी एवं यमुना नदी के बीच कैमूर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। सोन नदी एवं यमुना नदी के बीच कैमूर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो दोस्तों, ये हमने देखी है गंगा के दाएं तट की नदियाँ, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं। अब हम देखने वाले हैं गंगा के बाएं तट की नदियों के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम गंगा के बाएं तट की नदियाँ। तो देखिए, सबसे पहले हैं रामगंगा। दोस्तों, रामगंगा के बारे में देखिए, प्रमुख तथा पवित्र नदियों में से एक है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका उल्लेख रथवाहिनी के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्राचीन समय में रामगंगा नदी को रथवाहिनी के नाम से जाना जाता था। इसके उद्गम की बात करें तो ये गधेरों के ताल, जो कि कहाँ पे स्थित हैं? कुमाऊं मंडल उत्तराखंड में स्थित हैं। वहाँ गधेरों के ताल नामक गांव के समीप से इसका उद्गम होता है। किसका? रामगंगा का। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो इसको जो प्राचीन समय में है रथवाहिनी के नाम से जाना जाता था और इसका जो उद्गम है वो गधेरों के ताल नामक गांव के समीप से इसका उद्गम होता है। चलिए दोस्तों, अगली नदी है गोमती नदी के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। भागवत पुराण के अनुसार 5 दिव्य नदियों में से एक है। पीलीभीत जिले के माधोटांडा ग्राम के समीप स्थित गोमत ताल से आरंभ होती है। गाजीपुर जिला में सैदपुर के समीप
गंगा में विलय हो जाती है। दोस्तों जो रामगंगा थी वो गधेरों के ताल से उद्गम हुआ था उसका, और गोमती का गोमत ताल से उद्गम हुआ है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में अगली नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी देखिए तिब्बत, नेपाल और भारत में बहने वाली एक नदी है। ये 3 देशों में बहती है। तिब्बत जो कि चीन का पार्ट है, इसके बाद में नेपाल और भारत, तो ये 3 देशों में बहती हैं। नेपाल में इसका नाम क्या है? कर्णाली, यानी नेपाल में इसको कर्णाली के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर झील के समीप से इसका उद्गम होता है। घाघरा नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप से उद्गम होता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में अगली नदी आती है गंडक नदी। कौन सी नदी आती है? गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है। इसके बाद में देखिए नेपाल में शालिग्राम या शालिग्राम और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी इस कहते हैं। यानी नेपाल में इसको शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, जबकि मैदानी भाग में इसको नारायणी और सप्तगंडकी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है कोसी नदी। देखिए इसका जो उद्गम है वो नेपाल हिमालय से होता है। बिहार का इसको शोक कहा जाता है। बिहार का शोक का मतलब होता है कि बिहार में हर वर्ष कोसी नदी के कारण बाढ़ आती है, इसके कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि इस नदी की वजह से बिहार में बाढ़ आती है। बिहार के कटिहार में यह गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये गंगा के बाएं तट से मिलने वाली 5 नदियां हैं: रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। और इनको याद करने की मेमोरी ट्रिक मैंने आपको इससे पहले बताई दी है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप कि ये जो गंगा नदी तंत्र हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने सिंधु नदी तंत्र कवर किया है। अब अगले वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।